नमस्कार, टीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना। पीएम ने यात्रा को भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए बताया अहम। अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में भागीदारी पर दिया जोर। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। छात्रों को तनाव पर ध्यान न देने की दी सलाह। शिक्षकों और अभिभावकों को दिया संदेश। कहा, हर बच्चा होता है खास, न डाला जाए प्रेशर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में किया पवित्र स्नान। मां गंगा की पूजा और आरती की। लेटे हनुमान जी मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा ने कार्यकर्ताओं को कुंभ में व्यवस्था संभालने में प्रशासन की मदद के दिए निर्देश। संसद के दोनों सदनों में 2025-26 के बजट पर चर्चा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, विपक्ष के लोग एआई को एंटी इंडिया के रूप में करना चाहते हैं प्रयोग। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग की। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का बेंगलुरु में हुई शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 15वें संस्करण में हुए शामिल। कहा, रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है भारत की आत्मनिर्भरता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस पहुंचेंगे, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के साथ रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों पर भी चर्चा होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री की उनके साथ ये पहली बैठक होगी। ऐसे में सभी की निगाहें इन दोनों बैठकों पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले एक बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर रहूंगा। पीएम ने साथ ही कहा कि पेरिस में एआई कार्य शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करने के लिए उत्सुक हूं, जहां हम समावेशी, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से नवाचार और सभी लोगों के कल्याण हेतु एआई प्रौद्योगिकी के लिए सहयोगी दृष्टिकोण पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। उन्होंने लिखा, राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 क्षितिज कार्य योजना पर प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। हम फ्रांस में पहले भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करने के लिए फ्रांस के ऐतिहासिक शहर मार्सेय की यात्रा भी करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों को युद्ध समाधि स्थल में श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा अमेरिका दौरे पर लिखते हुए कहा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने भरोसा जताया कि ये यात्रा राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में हमारे सहयोग की सफलताओं को आगे बढ़ाने और प्रौद्योगिकी, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा तथा सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों सहित हमारी साझेदारी को पहले से ज्यादा बढ़ाने और गहरा करने के लिए एक एजेंडा विकसित करने का अवसर होगी। हम अपने अपने देशों के लोगों के पारस्परिक लाभ के लिए मिलकर काम करेंगे और दुनिया के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 के तीसरे संस्करण की सह अध्यक्षता भी करेंगे। पीएम के इस दौरे से दोनों देशों की कूटनीतिक और सैन्य शक्ति मजबूत होगी।
भारत और फ्रांस दो राष्ट्र जिनके बीच एक गहरी साझेदारी है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 फरवरी को फ्रांस का दौरा करेंगे, ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इस महत्वपूर्ण दौरे पर रहेगी। ये यात्रा कूटनीतिक तौर पर संबंध मजबूत करने के अलावा भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करने का काम भी करेगी। इस यात्रा के दौरान रक्षा सौदे पर सबकी नजर रहेगी। भारत ने 26 रफाल एम लड़ाकू जेट और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद का प्रस्ताव दिया है, जिससे भारत की नौसेना और वायुसेना को मजबूती मिलेगी। ये रक्षा सौदा ऐसे समय पे हो रहा है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां बढ़ रही है, लेकिन ये साझेदारी सिर्फ सैन्य उपकरण खरीदने तक सीमित नहीं है। ये आपस में मिलकर तकनीक विकसित करने के बारे में भी है। भारत और फ्रांस एडवांस जेट और हेलीकॉप्टर इंजन बनाने के लिए भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस की सैफरन के बीच सैन्य हेलीकॉप्टर इंजन विकसित करने के लिए आपसी सहयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान सभी की निगाहें उन समझौते पर टिकी है जो आने वाले वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंधों को परिभाषित करेगा। क्या पर्सन राकेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, पेरिस। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परीक्षा में शामिल हो रहे देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया। यहां प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में इतना उत्साह था कि इस बार कार्यक्रम ने रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने बच्चों को प्रेशर को डील करने का तरीका बताया। हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाता है। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं तो आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। पीएम ने छात्रों को खुद को बड़ी चुनौती देकर बड़े टारगेट्स अचीव करने के लिए प्रोत्साहित किया। पर अपने आप को कसना चाहिए। Yes, sir. हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। Yes, sir. अगर पिछली बार 30 मार्क्स आए थे, इस बार 35 लाना है। चुनौतियां तो अपने आप को करनी चाहिए। बहुत से लोग खुद से खुद की लड़ाई नहीं लड़ते। क्या कभी आपने खुद से खुद की लड़ाई लड़ना तय किया है? Yes, sir. खुद से लड़ना है तो पहले खुद से खुद को मिलना पड़ता है। Yes, sir. कभी अपने आप को पूछा है कि मैं जीवन में क्या बन सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, और मैं क्या करूँ तो मुझे संतोष मिलेगा? कई बार अपने आप को पूछना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम को देखा। विद्यार्थियों ने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संवाद की काफी प्रशंसा की। सबसे पहले तो बताइए, नया संस्करण जो था अभी जिस फॉर्मेट में भी आया, कैसा लगा आपको ये? जो नया फॉर्मेट में जो परीक्षा पे चर्चा 2025 का था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने हम सब बच्चों के साथ अपने एक दोस्त की तरह बात करी, जिससे सब बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला। प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं और हमारी एग्ज़ाम की दिक्कतें हैं उनको हाईलाइट करा, जैसे मानसिक संतुलन हमारा एग्ज़ाम के दौरान, हमारी स्वास्थ्य हेल्थ हमारी इसलिए हमारी स्लीप शेड्यूल, हमारा टाइम टेबल एग्ज़ाम के दौरान, इन सब को प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट करा, जो कि एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छा लगा। इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हूँ अपने एग्ज़ाम देने के लिए, और मैं वेट नहीं कर रहा कि मेरे एग्ज़ाम कब हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हमें एग्ज़ाम को एक त्यौहार की तरह बनाने के लिए उत्साहित कराया। शुक्रिया।
आपको क्या मोटिवेशन मिली है जो छोटे छोटे टिप्स दिए हैं प्रधानमंत्री जी ने? जो डर होता है एग्ज़ाम के प्रति, उससे दूर करने के लिए उन्होंने हमें काफ़ी सलाह दी। जैसे उनके द्वारा बोला गया हर एक शब्द हमें अपने लक्ष्य में अग्रसर करता है और हमें अपने तनाव को दूर करने में काफ़ी मदद करता है। परीक्षा में तनाव होता है, लाजमी है, लेकिन कई सारे प्रश्न स्टूडेंट के मन में घूमते रहते हैं। आपको लगता है परीक्षा पे चर्चा में जितने भी सवाल बच्चों से लिए गए थे या बच्चों ने दिए, वो सवाल का जवाब आपको मिला, आपके सवालों के भी जवाब मिले उसमें आपको? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पीएम सर द्वारा ये जो परीक्षा पर चर्चा किया गया है, ये हमें बहुत प्रोत्साहन देता है और हमें बहुत इनकी जो प्रेरणादायक बातें हैं जो ये अपने अनुभव से हमें बताते हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो भी मेरे मन में सवाल थे वो उन सब का उन्होंने आंसर कर दिया। उन्होंने हमारे लिए टिप्स दी, हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, सबके लिए टिप्स दी जो कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे इस ईयर। और मेरे को बहुत अच्छा लगा, परीक्षा पे चर्चा बहुत अद्भुत था सर। उन्होंने हमारे मानसिक विकास के लिए और हमारा तनाव कम करने के लिए हमारे को काफ़ी हौसला बुलंद करके हमें काफ़ी प्रोत्साहित करा है, हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। प्रधानमंत्री जी से वादा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का एक एक बच्चा जीवन की हर परीक्षा में उत्तीर्ण होगा और भारत देश का नाम रोशन करेगा। जय हिंद। तो भारत देश का नाम रोशन करेगा बच्चा, और यही कोशिश प्रधानमंत्री की भी लगातार रहती है परीक्षा पे चर्चा के दौरान। और 2025 में जिस प्रकार से नए फॉर्मेट में परीक्षा पे चर्चा पेश की गई, उससे बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। और जो प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो भी ऐसे जवाब हैं जो कि तमाम बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं उनको वो जवाब जो है उन्होंने दिए हैं। और निश्चित तौर पर उम्मीद यह है कि जब 10th या 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे बैठेंगे तो वो मोटिवेशन और एक स्पिरिट के साथ बैठने वाले हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ लगातार आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान से पहले राष्ट्रपति ने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ्य दिया और सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। महाकुंभ में अब तक करीब 44 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की आरती की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति क्रूज से अक्षयवट के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाया। बाद में राष्ट्रपति ने अक्षयवट पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सनातन संस्कृति में अक्षयवट को अमरता का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रयागराज में प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज 7वां दिन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चला। प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम प्रश्न पूछे। लोकसभा में शून्यकाल में सांसदों ने जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए। इसके साथ ही संसद के दोनों ही सदनों में बजट 2025-26 पर चर्चा जारी है। लोकसभा में ये चर्चा पिछले सप्ताह ही शुरू हो गई थी, वहीं राज्यसभा में चर्चा आज से शुरू हुई। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि बजट में मध्यम वर्ग के एक छोटे हिस्से को आयकर की राहत दी गई, लेकिन बड़ी आबादी को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि इस बार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक क्षेत्र और कृषि जैसे मामलों में बजट आवंटन सही नहीं किया गया है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के साथ जॉर्ज सोरोस के संबंधों को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अरबपति जॉर्ज सोरोस के संगठनों ने भारत में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग की। उन्होंने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग भी की। कि यूएसएड ने
ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई। ये शो बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आज से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो के कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है। एरो इंडिया के रूप में आज से भारत में एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ भारत की शक्ति को दर्शा रहा है। एक तरफ जहां परंपरा और अध्यात्म का महाकुंभ चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पराक्रम और आयुध का महाकुंभ चल रहा है। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11 से 14 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2025 शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये तीसरा एडिशन दिल्ली में होने जा रहा है। ये कार्यक्रम परंपरागत एनर्जी को लेकर सोच बदल देगा। इसमें मंत्रालय द्वारा क्लीन कुकिंग पर एक विशेष इवेंट रखा गया है। उन्होंने कहा कि एनर्जी वीक का 4 एडिशन गोवा में हुआ। So within 3 years from the time we started in Bengaluru, Goa, third one in Delhi, and the next one, 2026, will be in its permanent home, where the ONGC is developing a 240-acre site, which will be a conference tourism site, and which will also be the home of the 4th edition of IEW, which will be in February 2026. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से 700 से ज्यादा एग्जिबिटर, 500 से ज्यादा स्पीकर्स के साथ ही 70,000 डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 100 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस होंगी। इंडिया एनर्जी वीक का ये एडिशन पिछले सभी एडिशन से काफी विस्तृत, विविधतापूर्ण और प्रभावी होगा। IEW 25 is poised to be bigger, diverse, and more impactful than its previous 2 editions. It will span 1 lakh square meters. Compared to IEW 23 and 24, this one will have 65% higher exhibition space, which will here be 28,000 square meters. 105 conference sessions, which is 24% higher than 23 and 15% higher than last year. More than 70,000 delegates, which is 55% higher than 2024 and 89% higher than 2023. 500 speakers from India and abroad, which is 38% higher than 2024 and 58% higher than 2023. It will have 700 plus exhibitors, which is 57% higher than 2024 and 115% higher than 2023. और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा ने डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बात करते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार के गठन के साथ पहली कैबिनेट में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने दिल्ली में करप्शन किया है उनको उसकी सजा मिलेगी। दिल्ली से सांसद इस समय हमारे साथ हैं। सर, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जीती है, अब क्या प्राथमिकताएं रहेंगी सरकार बनने के बाद? जो संकल्प हमने दिल्ली की जनता से किए हैं वो सब हम समय सीमा के अंदर उनको पूरा करेंगे। एसआईटी की भी बात हुई थी और करप्शन पर भी जांच बैठाने की बात आप लगातार कैंपेन में भी करते रहे, तमाम नेता भी बोलते रहे। एसआईटी की गठन होगा, जल्दी होगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री सर कौन होगा? क्या विधायकों में से ही मुख्यमंत्री चुना जाएगा या कोई और हो सकता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी चौंकाती है? देखिए, ये प्रक्रिया है, विधायक दल की बैठक और उसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का है वो ये निर्णय करता है, वही करेगा। और ये बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। सर, प्राथमिकताओं की बात करें तो आयुष्मान भारत जैसी तमाम योजनाओं का जिक्र आप लगातार कैंपेन में करते रहे, तो कौन कौन से एजेंडे रहेंगे अगर सरकार गठन होने के बाद जब काम शुरू होगा? समय सीमा में हम सारे संकल्प पूरा करेंगे। सबसे पहली कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान भारत योजना 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए लागू करने की बात कही है, वो पहली कैबिनेट की बैठक में ही करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी, जो बता रहे थे कि दिल्ली में जब पहली कैबिनेट होगी तो आयुष्मान भारत योजना को उस पहली कैबिनेट में पारित किया जाएगा और इसके साथ साथ ही दिल्ली की जनता से जो तमाम वायदे किए गए थे उन वायदों को भी जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश में पहली बार वेव्स यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होने वाला है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसके लिए देश भर में हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है और ऐसा ही एक XR क्रिएटर हैकाथॉन नोएडा में आयोजित किया गया। इस हैकाथॉन में सरकार, इंडस्ट्री और छात्र एक मंच पर आए। पेश है एक खास रिपोर्ट। क्या आपने चंद्रयान 3 को लॉन्च होते देखा है, या कैसे चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में सफर करता है और कहां-कहां जाता है? आप में से बहुत से लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन आप चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग को देख सकते हैं और अनुभव भी कर सकते हैं, और ऐसा संभव होगा वर्चुअल रियलिटी के जरिए। ठीक उसी तरह से जो लोग किसी कारण से कुंभ नहीं जा पाए, वो भी अपने घर बैठे कुंभ का उसी तरह से अनुभव ले सकते हैं जैसे लोग वहां जाकर लेते हैं। और ये सब संभव हो पा रहा है ऑगमेंटेड रियलिटी से। भारत में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी इंडस्ट्री नई है, लेकिन बहुत तेजी से बढ़ रही है। VR और XR के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बीते 4 महीने से देश भर में XR क्रिएटर हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक हैकाथॉन नोएडा में आयोजित किया गया। हमारा मेन पर्पस यही है कि हम यहाँ के इंडस्ट्री को कैसे बताएं कि ये टेक्नोलॉजी को आप अडेप्ट करो। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस है, रियल एस्टेट में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में, हेल्थ केयर में, उसको यूज़ केस उसमें वो कंट्रीब्यूट करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, उनके लिए घूमना एक ऐसा सपना है जो शायद उनके लिए पाना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ सपना ही रह जाता है। VR हेडसेट के माध्यम से वो सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो शायद उन्होंने सोची भी नहीं थी। आजकल वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग रियल एस्टेट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, टूरिज्म और एजुकेशन सेक्टर में तेजी से हो रहा है। इस सेक्टर में नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं और नए नए टूल्स बना रहे हैं। What we want to bring with this project is we want to bring a more entertaining and engaging kind of content which will be delivered to more people in a more interesting way. इसका पूरा उद्देश्य यही है कि आम जनता तक AVGC का जो हमारा सेक्टर है इसको पहुंचाना और इसमें जो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाना, स्किल डेवलपमेंट और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के स्टार्टअप्स हैं उनको एक बूस्ट देना। देश में पहली बार वेब्स समिट होने जा रहा है, जिसके जरिए ऑडियो, वीडियो, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर को बूस्ट मिलेगी। इसके लिए बीते 4 महीने से देश भर में हैकाथॉन हो रहा है।
हैकाथॉन में 2200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से टॉप 40 टीम का चयन किया गया है। इनमें से 5 टीम को वेब्स समिट में शामिल होने का मौका मिलेगा। 2030 तक ऑडियो, वीडियो और गेमिंग का बाजार $26 बिलियन का होगा। ये क्षेत्र आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराएगा। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।